हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है कि एक पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट्स के आरोप लगे हैं और उनके पास से कई ज्यादा ऑब्सीन वीडियोस निकली हैं या जो भी एक्यूजेशन में बहुत कुछ चल रही है। अब इसी के अराउंड एक डिबेट जो ऑलरेडी हमेशा से ही जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की वो तो पढ़ते ही हैं कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसके अराउंड हम बात करेंगे आज, पार्टी वाइज बात करेंगे आज। अब इसका रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है और इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, क्यों कोई भी जो क्रिमिनल होता है या जो ऐसा एक जो कोई अगर चार्जशीट जिसके ऊपर होती है तो वो राजनीति में क्यों आता है, अब वो क्यों आते हैं, पर्पस क्या होता है, सारी बात समझेंगे। इसमें क्या हो रहा है आपको पता है कि भैया ठीक है, एक डेटा तो आ रहा है हमारे पास जिसमें आपको पता होगा कि एडीआर जो संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये संस्था प्लस एक और संस्था है न्यू इलेक्शन वॉच, नेशनल इलेक्शन वॉच। अब इन्होंने इसमें यहां पे स्टडी करी, इन्होंने बताया कि आप शिफ्ट देखो, ऐसे 40% सिटिंग एमपीज हैं जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड, मतलब उन्होंने बता दिया है खुद ही से एफिडेविट पे साइन करके कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसमें जो नंबर है वो परसेंटेज वाइज है। तो अब क्या हो रहा है, 763 में से 306 ऐसे एमपीज हैं जिनका डेटा एनालाइज हुआ, पता चला लक्षद्वीप, वहां से एक ही एमपी आते हैं और उनके ऊपर आपराधिक चार्जेस हैं। दैट मींस 100% उस एरिया से। फिर नेक्स्ट आ रहा है केरला, जहां पे 29 में से 23 लोगों के ऊपर ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर नेक्स्ट आएगा उसके बाद बिहार, ठीक है, बिहार के बाद फिर आ रहा है हमारा महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर दिल्ली, फिर इसके बाद ऐसे जहां पे दिल्ली में 10 में से 5 एमपीज के ऊपर है। अब ये डेटा स्टेट वाइज भी आएगा। अभी यहां पे पता चला कि 194 ऑफ दीज एमपीज यानी कि 25% हैव सीरियस क्रिमिनल केसेस, जैसे किडनैपिंग हो, मर्डर हो या क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, ऐसे और भी सारे केसेस। आप देख रहे हैं देश में चुनाव हो रहा है, कई सारे ऐसे लोग खड़े हैं। आपको याद होगा कि एक जो प्रोटेस्ट हुआ था रेसलर्स का, जिसमें ओलंपियंस ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, उसमें जो बृजभूषण जी हैं, अब उनके बेटे को टिकट मिला है। आपको पता होगा कि एक एमएलए थे यूपी के, कुलदीप सेंगर, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, उन्होंने खूब सारे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। फिर हमें यह समझना है पूरा कि पहली बात तो ये लोग क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है, और अगर आ भी रहे हैं तो उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, उसके नुकसान क्या है हमारी डेमोक्रेसी में, और हमें यह जानना है कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या तरीका हो सकता है, क्या इसमें जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए, क्या इसमें किसी और को इंटरवीन करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन हो या कोई और हो। ये स्टडी करेंगे पूरी। आपको पता है कि आपके 2 टेस्ट बचे हैं, एक टेस्ट आपका कल है, मॉक टेस्ट आपको देना है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन में सेंटर्स हमारे काफी सारे हैं, यू कैन गो एंड टेक। नाउ अगर पार्टी वाइज चलें तो आप पाएंगे कि इस रिपोर्ट के हिसाब से आरजेडी पार्टी, सीपीआईएम, कांग्रेस, एआईटीसी, यहां पे वाईएसआरसीपी, आप पार्टी, बीजेपी पार्टी, एनसीपी, परसेंटेज वाइज जो आरजेडी है उसमें 83% यानी 6 में से 5 एमपीज के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं क्रिमिनल। फिर इसके बाद आई सीपीआई, फिर इसके बाद वाईएसआरसीपी आ गई, कांग्रेस आ गई। यहां पे अब परसेंटेज वाइज तो नंबर काफी कम है, पर बीजेपी के क्योंकि एमपी बहुत ज्यादा हैं तो 385 में से 139 एमपी है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब ये ऐसी बात है कि यहां पार्टी वाइज अगर आप बात करोगे, ऐसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस यहां पे लगे हुए हैं, आरजेडी यहां पे जीत रही है। आरजेडी के पास 50% यानी कि 3 आउट ऑफ 6 एमपीज हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, चल रहे हैं, एक्टिव केसेस हैं। अभी सजा हो सकता है कभी आ जाए, सजा अगर आ जाती है तो फिर तो हमें पता है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर 2 साल ज्यादा की सजा हो। अब यहां पे अगर स्टेट वाइज चलेंगे, ऑफ कोर्स यूपी में सबसे ज्यादा एमपी जिनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे वाले केसेस चल रहे हैं। फिर ये जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, जो इस समय हाल में ये इशू बहुत ज्यादा पर्टिनेंट इशू बना, आगे आगे बढ़ रहा है ये इशू, यहां पे वेस्ट बंगाल हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज हैं, 5 जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड केसेस हैं। अब अगेंस्ट विमेन है जिसमें इन्होंने अपराध जो सेक्शन शामिल है चार्जशीट में। फिर इसके बाद केरला, आंध्रा, फिर 2 एमपी फ्रॉम यूपी, फिर आंध्रा, उसके बाद भी है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, यहां से एक एक करके एमपी हैं, इनमें से आ रहे हैं। फिर एक एमपी फ्रॉम राजस्थान, केरला, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, इनके ऊपर डिक्लेयर्ड केसेस ऑफ रेप अगेंस्ट विमेन है। अब फिर इसके बाद बीजेपी के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज हैं विद केसेस रिलेटेड टू मर्डर, 7 एमपीज के ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर 24, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन 10। अब ऐसे 4 एमपीज हैं विद रेप केसेस अगेंस्ट देम, 2 आर फ्रॉम कांग्रेस, 1 ईच फ्रॉम बीजेपी एंड ये वाईएसआरसीपी। अच्छा, अगर ये इशू है, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको स्टडी कैसे करें?
अब एक सार्थक बागची ने इसके ऊपर स्टडी किया। इन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन हमारे सामने जो आना चाहिए सबसे पहले, कि ये लोग क्रिमिनल्स, आपराधिक मामले जिनके ऊपर हैं, ये पॉलिटिक्स में एंटर क्यों हो रहे हैं, और अगर एंटर हो भी रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं इलेक्शंस, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये तो इन्होंने डेटा पहले चुना कि ठीक है 2004 में ये फिगर था 12% के अराउंड, फिर ये फिनोमेना बढ़ जाता है। अब ये इसके बाद क्या होता है, अब जो लार्जली अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में ऐसे आपको केसेस मिलेंगे जहां पे पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये अगर चल भी रहे हैं तो इसकी कोई स्टडी है, इसकी कोई जानकारी हो सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है यहां तक कि अगर मुंबई का म्युनिसिपल चुनाव हुआ था, महापालिका का चुनाव, इस तक में 19% ऑफ द इलेक्टेड पार्षद 227 में से हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड्स। पार्षदी तक के चुनाव में वहां तक भी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। दैट मींस कि वी हैव टू गो डीप एंड वी हैव टू स्टडी कैसा हो क्यों रहा है। अब यहां पे इन्होंने 2 फैक्टर्स बताए जो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला तो है इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन इलेक्शंस। साफ बात है, पार्टीज को लगता है, पार्टीज को ऐसे कैंडिडेट्स प्रेफर करने में उन्हें आनंद आता है जो हु डू नॉट रिप्रेजेंट अ ड्रेन ऑन देयर प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कि अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी में वो कोई ऐसा प्रत्याशी ढूंढना चाहेंगे जो अपने चुनाव का खर्चा, अपने चुनाव का प्रभार खुद ही से संभाल ले। पहली बात। दूसरी बात, ये जो होते हैं पॉलिटिशियंस जिनके ये ऊपर आपराधिक मामले होते हैं, दे आर पीपल हु कैन गेट थिंग्स डन। कि ये लोग काम करा सकते हैं, काम करा लेते हैं किसी भी तरह, स्टेट के रिसोर्सेज को यूज करके, राज्य के रिसोर्सेज को यूज करके, लोगों के बिहाफ पे। पॉलिटिशियंस हु हैव कमिटेड ये अब अगर ऐसा बैकग्राउंड है जिनका, तो उसमें क्या हो रहा है, दे आर परसीव टू बी मोर इफेक्टिव इन हार्नेसिंग दीज रिसोर्सेज। के स्टेट के रिसोर्स हो, पुलिस हो, कोई और स्टेट का प्रशासन हो, शासन हो, तो इस महकमे को अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपराधिक छवि जिसकी है, तो अब क्या हो रहा है कि वो स्टेट के रिसोर्सेज को आराम से मोल्ड कर लेते हैं, आर्म ट्विस्ट कर लेते हैं बहुत केसेस में तो। और हमने पाया है, हमने देखा है कि कई बार प्रशासन के ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स भी ऐसे लोगों के आगे बेबस हो जाते हैं, कर नहीं पाते क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। अब ये एक स्टडी हुई, ठीक है। इस स्टडी का और कुछ आगे अगर हम बढ़े तो आपको ये फोटो याद होगी, खास तौर पे आपको ये व्यक्ति याद होगा जिनका एक बार मीम भी बहुत वायरल हुआ था। अब इस फोटो में आप देखिए कि ये व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, इनका नाम है एमएलए अनंत सिंह जी। अच्छा ठीक है, जिनका नाम कॉमन नाम चलता है उनका छोटे सरकार। अब ये जेल में रहते हुए फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ प्रिजन ये इलेक्शन जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं? जो इनकी वाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, इनका ये वाली फोटो ऐसे मोबिलाइज करती, सर्कुलेट करती हैं, जिसमें ये हैंडकफ्स में होते हैं, हथकड़ी में होते हैं, और इनके जो वोटर्स होते हैं उसको ये अपील करता है, उन वोटर्स को। दैट मीन्स क्या होता है, ये ड्रामेटिक पर्सनल अपील हो गई वोटर्स को। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये अब जीते चुनाव में। एक और आपको याद होंगे, पटना के एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन थे पप्पू यादव। तो अब एक और तरीका भी आप सोचो, जब ऐसा कोई बड़ा भारी, जब कोई आपराधिक छवि वाला कोई व्यक्ति होता है और जब वो आगे बढ़ के आपसे कहता है कि क्या आप आदेश करिए, बताएं क्या सेवा करूं, ऑलरेडी आपने एक इमोशनल एंड एक पर्सनल अपील कर दी वोटर को। वोटर को लग रहा है कि हाय कितना बड़ा आदमी है, कितने ऊंचे तबके का आदमी, और मुझसे आके कह रहा है कि आदेश करिए आपके लिए क्या सेवा करूं। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो एक और टेक्निक पे रिजॉर्ट कर रहे हैं। वो क्या है? मास अपील। अब कई बार हम देखते हैं जब भी चुनाव होते हैं, यहां पे जनता का जो वोट देने का जो तरीका होता है वो बहुत ही कन्फाइंड होता है, नैरो होता है। अब जब कोई व्यक्ति अगर चुनाव में खड़े होते हैं या वे जीत जाते हैं या बाद में उनके ऊपर कोई मुकदमा बाहर आता है, देन पहली बात तो सोचो, क्या कोई पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई ऐसा एक्यूजेशन आया है किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर? नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। फोकस किस पे होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा एक्यूजेशन लग रहा है, देन क्या कर रही है वो पार्टी, जब उनको पता लगता है कि हमारे पार्टी के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने आपराधिक, गंभीर ऐसे आपराधिक चार्जेस लगे हुए हैं। और पार्टीज रिजॉर्ट करती हैं ब्लेम गेम पे। वो कहती है पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, कि अरे खाली हम ही हम नहीं हैं, नॉट जस्ट अस। आप अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक के देखो। हर पार्टी ये कहती है कि नहीं ये तो हमारे जो एमपी एमएलए हैं इनके ऊपर विपक्ष की चाल है, कि विपक्ष ने इनके ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए हैं। आप देख रहे हो बंगाल गवर्नर, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो एक नैरेटिव, इंजीनियर्ड नैरेटिव है कि मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के जो चार्जेस लगे हैं। आप देखते हो कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इसमें विपक्ष की चाल है, या इसमें ऐसे बाहरी ताकतों का हाथ है और हमारे लीडर्स को कमजोर करने के लिए या ये करने के लिए। प्रॉब्लम इज
कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 100% ये कह सके कि हम इनोसेंट हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर जो भी हम देखते हैं कि यहां जितनी पार्टीज हैं, अगर उनके अंदर कुछ भी ऐसा कोई मामला बाहर आता है जिसमें किसी महिला के ऊपर कोई शोषण होता है महिला का, या किसी भी तरह से एट्रोसिटी कमिट होती है महिला के ऊपर, कोई क्राइम होता है महिला के अगेंस्ट, देन उसका कोई सिस्टम नहीं है उस पार्टी के अंदर कि उस क्राइम को, उस अपराध को, उस ऑफेंस को रिपोर्ट किया जाए और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी सेट हो सके। कुछ है ही नहीं। यह प्रॉब्लम आती है जब हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हमारे सब कुछ है, और हमारे यहां पार्टीज के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके गंभीर चार्जेस निकल के आते हैं, जाने कितने सालों से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे विमेन को, तो उसके बाद हम क्या करें अब ऐसी चीज का। हमने जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को और पढ़ा तब समझ में आया कि एक कारण तो बहुत है। पहला कारण वोट बैंक, कि भैया वोट बैंक होता ही है कि इसलिए पॉलिटिक्स में लोग आते हैं। पॉलिटिक्स में जो पार्टीज होती हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे लोग मोबिलाइज होंगे उनके पीछे। उससे क्या होगा, करप्शन। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस रिक्वायर मनी। जाहिर बात है, जो व्यक्ति चुनाव में अपने दम पे जीत रहा है पार्टी के सपोर्ट के बिना, दैट मीन्स कि वो आगे चल के इस पैसे को वापस किसी ना किसी फॉर्म में कलेक्ट करेगा। अब ये कलेक्ट करने के लिए एमपी एमएलए की सैलरी से तो नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेंगे, दे विल रिजॉर्ट टू करप्शन। फिर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। पीपल जनरली वोट थ्रू अ नैरो प्रिज्म ऑफ कम्युनिटी, कि हम अपने संप्रदाय के लिए, हम अपने कम्युनिटी के लिए वोट देंगे, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने किसी भी फॉर्म के लिए। ये प्रॉब्लम हो रही है। देन अनदर प्रॉब्लम, मसल पावर। इसलिए भी लोग आते हैं। पॉलिटिशियंस यहां पे दे मेक प्रॉमिस टू एलिमिनेट करप्शन, कहते वादे बहुत हैं कि अरे हम कर देंगे, पूरा मिटा देंगे, ये कर देंगे। देन क्या होता है, रेयरली दे फॉलो थ्रू देयर प्रोमिसेस, नहीं हो पाता। हम देखते हैं एफपीटीपी वाला जो हमारा सिद्धांत है, जहां से हमारे सारे चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन हमारे, इसमें अगर कोई व्यक्ति 10 लाख की आबादी में से जिसके पास अगर खाली 2 लाख वोट हों और बाकी सब कैंडिडेट्स के वोट उससे कम हो, तो वो जीत जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है एफपीटीपी की कि यहां पे मेजॉरिटी जनता की कोई आवाज सुन नहीं रहा है। जो जनता सबसे ज्यादा अगर एक व्यक्ति की तरफ अगर झुकाव हो गया है तो वो व्यक्ति जीत गया चुनाव। फिर इसके बाद मनी पावर, ब्लैक मनी वाला जो माफिया वाला जो पूरा कार्टेल होता है, ये इन्वॉल्व होता है पैसे का। देन पुअर गवर्नेंस, हमारे देश की जो गवर्नेंस है वो भी कोई मतलब इसमें कोई ज्यादा बेहतरी नहीं कर रही है इस काम को रोकने के लिए। यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि जो पुअर गवर्नेंस है, इसकी वजह से भी अपराधीकरण जो हो रहा है ये हमारी राजनीति का, वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो आचार संहिता है वो खाली नाम की है। उसको अगर हम लीगल तौर पे अगर हम एनफोर्स करवा पाए किसी भी स्टैट्यूट के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा, तो कितना अच्छा हो। अब इसके इंप्लीकेशन देखो आप, कितने ज्यादा इंप्लीकेशन होते हैं। जब जब राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता है तब समाज को नुकसान कैसे कैसे होता है। यहां पे ये पहली बात तो फ्री फेयर इलेक्शन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि वोटर के पास चॉइस ही नहीं है। वोटर के पास चॉइस क्या है, कुआं या खाई, इसी में से चूज करना है। अब फिर हम देखते हैं अफेक्टिंग द गुड गवर्नेंस। जब ऐसे लोग लॉ ब्रेकर्स, जब लॉ मेकर बन जाते हैं तो प्रॉब्लम फिर का सॉल्यूशन फिर कहां मिलेगा। फिर इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इनकी इंटेग्रिटी, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जैसे हम और आप हुए फ्यूचर के, या जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस होंगे, तो अब प्रॉब्लम आती है कि हमारी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन अब उठता है कि ऐसे लोग आपके बॉस हैं, क्या उम्मीद की जाए आपसे सिस्टम से। फिर सोशल डिसहार्मनी होने लगती है कि एक वायलेंस का कल्चर आने लगता है। लोगों को लगता है कि हमारा नेता जीत गया है, नेता हमारा बहुत बड़ा गुंडा है, ये है वो है। दैट मीन्स कि लोगों में एक तरीके से एक बहुत ज्यादा डिसहार्मनी आने लगती है, और यहां पे आप प्रॉब्लम फेस करते हो जब आप कम्युनल क्लैशेस देखते हो। ये प्रॉब्लम ऐसे बढ़ने लगती है। कमिंग टू कि क्या कोई लीगल इसके ऊपर कुछ एक्शंस हैं, किसी तरह कुछ सेफगार्ड लगे हुए हैं, पर क्या सेफगार्ड सफिशिएंट है? नो। यहां पे हम पढ़ते हैं, हमारे पास आरपीए एक्ट 1951 है ऑलरेडी, ठीक है। आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 यही कहता है कि जो व्यक्ति 2 साल से ज्यादा के लिए सजा अगर उसको मिली तो वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं होगा अगले 6 साल तक। अच्छा, ठीक है। अब ये जो लॉ है, डज नॉट बार इंडिविजुअल्स हु हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, अगर उनके ऊपर पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, सजा नहीं हुई है, गिल्टी अंटिल, मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये दोषी हैं। जब तक दोषी नहीं है तब तक वो इनोसेंट है, साफ बात। फिर इनिशिएटिव हुए, रिकमेंडेशन हुए, कई सारे
कमीशन हुए, कई सारी वोहरा कमेटी हो गई, सब ने अपने अपने बातें कही अपने अपने तरीके से। 1983 का वोहरा कमेटी थी, लॉ कमीशन की 244th रिपोर्ट थी, इसमें भी बोला गया था कि हम चाहते हैं कि जो ये अपराधीकरण हो रहा है इसको लेजिस्लेचर खुद, यानी विधायिका खुद, पार्लियामेंट खुद इसको कर्टेल करे, कर्ब करे। कैसे होगा? इन्होंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल अगेंस्ट हुम चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, जिनके ऊपर अगर मुकदमे दायर हो गए हैं एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, कि आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दो। अगर उनको अगले साल अगर अपना नामांकन देना है और इस बीच में अगर 1 साल के भीतर उनके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस फ्रेम हो गए, देन दे नीड टू बी डिस्क्वालीफाइड। साफ बात। फिर 2017 में यूनियन सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें यह था कि हम ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, 12 स्पेशल कोर्ट्स। अब ये स्पेशल कोर्ट क्यों है? ये स्पेशल कोर्ट इसीलिए है ताकि एमपी और एमएलए के ऊपर जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उनका फास्ट ट्रैक ट्रायल हो सके, जल्दी हो सके, मुकदमे जल्दी ये उसका रिजल्ट आए, पता चले कि वो अपराधी है कि नहीं है। फिर एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है, डायरेक्शन दिया है, अब पार्लियामेंट को भी चेताया है, बताया भी है कि जरूरी है इस समय सेंटर को कि आप आगे आओ, आप अपने आप से एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ ताकि ऐसे रीजन ढूंढे जा सकें कि इनकी इन्वेस्टिगेशन में, इनके जो सारे मुकदमे हैं इनमें देरी क्यों हो रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में भी ये बात बोली है। एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस जजमेंट, मनोज नरूला, तो पीआईएफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जरूरी है जितना ये अपराधीकरण हो रहा है ये कर्टेल हो किसी भी तरह। इंपॉर्टेंट है, पर इसका कोई वे फॉरवर्ड है, कोई रास्ता है? यस, रास्ते हैं। क्या क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के कहने पे इसका निर्माण हुआ है। इसके ऊपर जिम्मेदारी है देश में इलेक्शन फ्री करवाने की, फेयर करवाने की, ईमानदारी से चुनाव हो, रिजल्ट निष्पक्ष आए। इसको स्ट्रेंथन होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को काफी ज्यादा अब इस समय चाहिए कि वो आगे बढ़ें, अपने आप से बोलें कि ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर हम अपने आप से एक्शन लेंगे। दूसरा, जो आरपीए एक्ट है हमारा, जो यूपीएससी इकलौता एक एक्ट कहती है पढ़ने के लिए, उसको और ज्यादा इनेबल किया जाए। इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, टफ बनाया जाए। इसमें काफी ज्यादा क्लॉजेस डाले जाएं जो इसके अराउंड हो कि अपराधीकरण कैसे ना हो पाए, और नहीं हो सकता, और आगे नहीं होगा। तीसरा, फास्ट ट्रैक, जल्दी जल्दी जो ऐसे मुकदमे जिनके ऊपर चल रहे हैं, ये मुकदमों में अब देरी ना हो, फास्ट ट्रैक इनका ट्रायल कंप्लीट हो। जो एमपी एमएलए के ऊपर हमारे लेजिस्लेटर्स होते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं, इनके ऊपर जो भी संगीन आरोप हैं, जो भी चीजें हैं, वो जल्दी क्लियर हो जाए। इट इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से क्या हो सकता है कि हमारा जो अपराधीकरण है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ये कंट्रोल हो सकेगा, काबू हो सकेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही से चाहिए कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को ना करे, नहीं तो जनता के पास ऑप्शन नहीं है किसी भी तरह से कोई और ऐसा वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुनने का जो कि ईमानदार हो, जो कि जिसकी छवि साफ हो। सो विद दिस इस न्यूज को करते हैं कंक्लूड। इसमें और कोई डेवलपमेंट आएगा, अगर कोई और अरेस्ट होते हैं, या अगर कोई डिस्क्वालीफाई होते हैं, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।